नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली में ऑड इवन स्कीम लागू करने के लॉजिक पर भी सवाल उठाते हुए शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की तर्ज पर यूपी में जल्द ऑड इवन सिस्टम लागू हो सकता है। योगी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान के मुताबिक राज्य में ऑड इवन लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और डीजीपी को निर्देश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी सियासी दंगल अब दिल्ली पहुंच गया है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए। और दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग कही जाने वाली आईपीएल में बीसीसीआई एक और क्रांतिकारी बदलाव करने की तैयारी में है। 2020 में होने वाले आईपीएल में पावर प्लेयर का नियम लाया जा सकता है, जिस पर कल मुहर लग सकती है। हैदराबाद में एक महिला तहसीलदार को जिंदा जलाकर मारने का खौफनाक मामला सामने आया। हैदराबाद के अब्दुल्लापुर मेट में एक महिला तहसीलदार को उनके ऑफिस में अज्ञात बदमाशों ने जिंदा जला दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला तहसीलदार को बचाने के दौरान 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक वकील ने बाइक सवार पुलिसकर्मी की जमकर धुनाई की, जिसके बाद पुलिसकर्मी जान बचाकर भागता दिखा। इस दौरान वकील ने हेलमेट भी पुलिसकर्मी जान बचाकर भागता दिखा। इस दौरान वकील ने हेलमेट भी पुलिस वाले पर फेंक कर मारा। गुजरात में कांग्रेस नेता जगदीश मेवाणी ने अहमदाबाद के साबरमती टोल नाके पर 2 दलित युवकों के पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक के मंगलुरु में हाईवे पर गैस से भरे एक टैंकर का ढक्कन अचानक खुलने के बाद गैस का गुबार काफी ऊंचाई तक उठता दिखा। चंडीगढ़ की ऊना हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस के पीछे का टायर खुलने के बाद बस उछलकर काफी दूर जा गिरी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पंजाब के लुधियाना में एक भिखारी का अंग्रेजी में भीख मांगने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Fauji, please give me a 2 rupees and going to the Canada and were urgent personal meeting of by being the Navy first international Canadian राष्ट्रपति। Can bill be later of my flying? यूपी के मुरादाबाद में गौरक्षा के लिए पूरे रीति रिवाजों से एक बच्चिया और नंदी का विवाह कराया गया, जिसमें बैंड बाजे की धुन पर बाराती जमकर थिरके। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक गगनचुंबी इमारत से पानी की बौछार की अद्भुत तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई फीट ऊंची इमारत से पानी गिरने के बाद इमारत के नीचे सड़क पूरी तरह से भीग गई। इराक में हजारों छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ढोल बजाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हांगकांग में एक हमलावर ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला कर दिया और लोकतंत्र समर्थक एक नेता का कान चबा दिया। प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में ऑड इवन शुरू हो गया है। दिल्ली में तीसरी बार लागू हो रहे ऑड इवन में पिछली बार के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं। ऑड इवन की स्कीम 4 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगी। ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। लिहाजा जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से था, ज्यादातर वही गाड़ियां ऑड इवन लागू होने पर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी। हालांकि 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक कार को ऑड इवन से छूट है, इसीलिए ये भी सड़कों पर दिखाई दिए। लेकिन ऑड इवन के पहले दिन लोगों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ा।
अभी हम कनॉट प्लेस और 12 खंबा के चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पर जो बसें जा रही है उसमें लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है। सवारियों को थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन दिक्कत हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ देखिए कुछ सवारी इनसे बात करेंगे। अभी आप कहाँ से उतरे? यहाँ से उतरे हम 12 खंबे पे उतरे, लक्ष्मी नगर से बैठे हैं। बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा, आधा पौना घंटा लग गया। द्वारका से मेट्रो भी इतनी धीमे चल रही है कि मत पूछो, बहुत तकलीफ हो रही है मेट्रो से भी आने जाने में, काफी समय लग रहा है। हालांकि कुछ लोग दिल्ली सरकार के ऑड इवन के फैसले का स्वागत करते दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इससे प्रदूषण खत्म नहीं होगा। लेकिन ये बेस्ट अच्छा है और अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इससे अच्छा वहाँ जो प्रणालियां चल रही है उनको बंद करवाया जाए। इस बीच ऑड इवन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ वॉलंटियर हाथों में सड़कों पर तख्तियां लेकर खड़े दिखाई दिए, जिन पर ऑड इवन का पालन करें, प्रदूषण दूर करें जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पे पहुंच चुकी है। इसके चलते दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन आज से हो गया है। आइए बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस और जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स इधर डिप्लॉयड है। सर, आज से आप लोग चालान कर रहे हैं या फिर आज आप कुछ समझा रहे हैं? आज हम समझा रहे हैं पब्लिक को। जैसे बहुतों को पता नहीं है, आम पब्लिक है, कोई बाहर से भी आ रहे हैं, दिल्ली से एनसीआर से आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि दिल्ली में शुरू हो गया। नहीं, हर एक को समझा रहे हैं। आज 1-2 दिन हम समझाएंगे। 2 दिन के लिए हमसे बोला गया है भाई 2 दिन समझाओ इनको, और बाकी उसके बाद चालान शुरू होंगे। महिलाओं के लिए नियम क्या क्या है? महिलाओं को बच्चे के साथ हो या तो स्कूल बच्चे हो या महिला लेडीज चला रही है गाड़ियां, तो उनके लिए छूट है। भले ही दिल्ली में इवन गाड़ियों को चलने की इजाजत थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऑड नंबर की गाड़ियां लेकर निकले, जिससे सुबह ही चालान कटने का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए कैसे दिल्ली पुलिस ने ITO पर 4000 रुपए का चालान काटा। ऐसे भी लोग हैं जो ऑड इवन का पालन नहीं कर रहे हैं। ये आप गाड़ी देखेंगे जिसका चालान यहाँ पर काटा जा रहा है और ये ऑड इवन का उल्लंघन करती हुई, ऑड नंबर है, 9 नंबर लास्ट में आ रहा है। आप वजह बता पाएंगे कि आपको मालूम नहीं था दिल्ली में ऑड इवन चालू हो गया? पता नहीं था इस बारे में। इतना आप कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ। वहीं इवन डे पर ऑड नंबर की गाड़ी चलाने के लिए पुलिस ने दिल्ली गेट के पास एक ड्राइवर पर जुर्माना लगाया, जिसके बाद कार का ड्राइवर भड़क गया। मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो क्यों लेके निकलता? ये तो मुझे मालूम है कि आज के टाइम में चालान बहुत मोटे कट रहे हैं और ये गाड़ी मेरी नहीं है। गाड़ी मेरी नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ काम करने के लिए। जी आपको नहीं पता था? जी हाँ, नहीं पता था मुझे। कागज, हाँ कागज लेके आया हूँ, जिसकी गाड़ी कागज है मेरे पास में। नोएडा से दिल्ली आए एक शख्स को भी चालान कटवाना पड़ा, क्योंकि उसने दावा किया कि उसे भी नहीं पता था कि दिल्ली में ऑड इवन लागू है। अच्छा फील नहीं हो रहा है, गलत बात है। नॉलेज थी इस बारे में? नॉलेज होती तो होता ही नहीं सर। पता नहीं था आपको? नहीं सर। कितने दिन से लगातार प्रचार किया गया है? सर मैं नोएडा रहता हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता था कि आज से ये स्टार्ट होने वाला है। मैं रात में आया था किस काम से, मैं लौट रहा था, हमने देखा पोस्टर, हम लोग जल्दी जल्दी निकल भी रहते हैं, बट क्या कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद से कुछ लोग बगैर रोक टोक के ऑड नंबर की गाड़ी लेकर दिल्ली में बेखौफ घुसते दिखाई दिए। इवन नंबर की गाड़ी ले जा सकते हैं। ये 9 नंबर है और ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। और अगर आप इस तरह की गाड़ी ले जा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर दिल्ली में नहीं जाने दिया जाएगा। और आपको पता नहीं है कि ऑड नंबर की गाड़ी आज जाएगी नहीं। तमाम जो जागरूकता अभियान है वो फैलाए जा रहे हैं। सर हमें पता नहीं है, हम लोग नहीं। तो अब आप क्या जा रहे हैं दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। लेकिन आपकी तो नंबर ऑड नंबर की गाड़ी है ना, आप जा नहीं सकते नियम के मुताबिक। आपको 4000 रुपए भरने पड़ जाएंगे। तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आप नहीं जा सकते हैं। हालांकि ये इनको ज्यादा जानकारी नहीं है, ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली में ऑड इवन शुरू होने के बाद फरीदाबाद से जाने वाले वाहनों की बदरपुर बॉर्डर टोल टैक्स पर भीड़ कम दिखाई दी। इवन डे होने के चलते केवल 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर की गाड़ियां ही दिल्ली की तरफ गईं। हालांकि कुछ ऑड नंबर की गाड़ियां भी टोल पर निकलते हुए देखी गईं, जिन्हें साइड में रुकवाकर पुलिस ने समझाया कि फिर अगर गाड़ी लेकर दिल्ली गए तो 4000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार को सिर्फ सियासी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑड इवन योजना को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने दिल्ली सरकार से पूछा कि डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना समझा जा सकता है, लेकिन ऑड इवन योजना के पीछे क्या मकसद है। कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में ऑटो टैक्सियां चल रही हैं और उनसे प्रदूषण फैल रहा है, तो इस योजना से क्या फायदा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो शुक्रवार तक डेटा या रिकॉर्ड से साबित करे कि ऑड इवन योजना से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए ताकि डीजल जनरेटर का इस्तेमाल न हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर अंकुश लगाने में नाकामी के लिए
केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई और साथ ही कहा कि पराली जलाना किसानों का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से हम जी नहीं सकते। दिल्ली में रहने के लिए कोई भी घर, यहां तक कि कोई कमरा भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी सहित 4 लोगों के खिलाफ एक पुलिस चौकी को तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। आगरा में दुकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली के पीरागढ़ी में एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के दौरान 3 दमकल कर्मी गंभीर रूप से झुलस गए। यूपी के आजमगढ़ में एक तेज रफ्तार स्कूल बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 16 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अखिल भारतीय लोधी लोधा समाज के सम्मेलन में पवई विधायक की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने की आवाज उठी। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध शराब पकड़ने गए पुलिस दल पर शराब तस्करों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी के मऊरानीपुर में पुलिस ने मूर्ति चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 12 बेशकीमती मूर्तियां बरामद हुई हैं। ग्वालियर में बीजेपी के पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव के पति गजराज जाटव पर एक युवती के बलात्कार के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी भवनों पर पेंटिंग्स बनाई गई। मसूरी में दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चेन्नई में पतंगबाजी करने वाले युवकों के शौक की वजह से एक 4 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वो अपने पिता के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ। और बाइक जब आरके नगर में फ्लाईओवर पर पहुंची तो एक पतंग के बांझे में उसकी गर्दन फंस गई, जिसके बाद पिता ने तुरंत बीच सड़क पर बाइक रोक दी और मासूम की गर्दन में फंसे मांझे को निकालने की कोशिश करने लगा। इस दौरान बाइक के पीछे आ रही गाड़ियां रुक गईं और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने भी मासूम की गर्दन से चाइनीज मांझा निकालने में मदद की, जिसके बाद मासूम को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार अपने एक रिश्तेदार के घर से लौट रहा था, उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली में ऑड इवन से प्रदूषण कम हो या ना हो, दिल्ली की राजनीति जरूर गर्मा गई है। बीजेपी नेता विजय गोयल ने नियम तोड़कर इसका विरोध किया तो दिल्ली के परिवहन मंत्री ने उनको गुलदस्ता भेंट किया। लेकिन उससे पहले सियासी पारा तब चढ़ गया जब विजय गोयल इवन नंबर की कार की बजाय ऑड नंबर की कार पर निकले। दलील दी कि ऑड इवन से प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला। पहले अकेले केजरीवाल खांसते थे, अब वो खांसना बंद हो गए हैं, सारी दिल्ली अब खांस रही है। अगर ये प्रदूषण पराली से है तो फिर ऑड इवन का क्या फायदा है? और अगर ये ऑड इवन करना है तो जिसमें 70 लाख स्कूटर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 70,000 3 व्हीलर्स, 1 लाख से ऊपर टैक्सी, ओला, उबर, महिला ड्राइवर और बसेस और पता नहीं जाने सबको छूट दे दी गई, तो ऑड इवन एक ड्रामा बन गई है। विजय गोयल गलत कार लेकर निकले, लिहाजा पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया और उन्हें चालान देना पड़ा। फिर भी विजय गोयल इसे सांकेतिक विरोध बताते हुए अपने स्टैंड पर कायम रहे। प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को ही जिम्मेदार बताया और दिल्ली सरकार के विज्ञापनों के खर्च पर भी सवाल उठाए। लेकिन पलटवार करते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री उनके पास पहुंच गए और उन्हें एक गुलदस्ता भेंट किया। ऑड इवन पर बीजेपी के विरोध का जवाब सिर्फ फूलों से नहीं दिया गया, बल्कि तीखे बयानों के तीर भी चले। जनता खुद ब खुद सामने आके इसको सपोर्ट कर रही है और जनता की सबसे बड़ी खुशी का कारण ये है कि वो कह रहे हैं पूरे देश में अकेला उन्हीं का मुख्यमंत्री है जो कुछ कर रहा है प्रदूषण पे, और कोई उनको ना इस पे करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में जब सारी जनता साथ है, जनता इसको ऑड इवन को फॉलो कर रही है, अगर बीजेपी इसको खिलाफत करती है तो अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली वालों के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी वो बात करेंगे, लेकिन इससे सियासी पारा नीचे नहीं गया। प्रदूषण को रोकने के लिए जो भी प्रयास करने की जरूरत है करना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रदूषण पर पॉलिटिकल प्रदूषण हो ये उससे भी ज्यादा ठीक नहीं, खतरनाक है।
इसलिए प्रदूषण को खत्म करने के लिए, उसकी लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी तरह के पॉजिटिव और ऑनेस्ट जो प्रयास है होने चाहिए। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की योजना को केंद्र का पूरा समर्थन है। विजय गोयल केजरीवाल सरकार की योजना का विरोध कर रहे थे, लेकिन लाजमी था कि पुलिस वालों ने चालान काट दिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण आम लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में प्रदूषण के कारण लोग अब दिल्ली से दूर जाना चाहते हैं। लोकल सर्कल नाम की संस्था की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और एनसीआर के 40% से अधिक निवासी शहर छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं, जबकि 16% लोगों ने प्रदूषण के दौरान शहर से बाहर घूमने की इच्छा जताई। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले 17,000 लोगों पर किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि 13% लोगों के पास प्रदूषण को झेलने के अलावा कोई चारा नहीं है, जबकि 31% निवासी यहीं रहकर प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाना चाहते हैं। सर्वे में 13% लोगों ने कहा है कि उनके परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य अस्पताल गए थे, जबकि 29% लोगों ने माना कि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है। सर्वे के अनुसार 44% लोगों ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने किसी डॉक्टर या अस्पताल में अपनी जांच नहीं करवाई। केवल 14% लोगों का मानना है कि प्रदूषण से उनकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई। बैंकॉक में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। तमिलनाडु के तंजावुर में पिल्लैयारपट्टी में तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा के मुंह पर किसी ने कालिख पोत दी और तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भारी स्मॉग के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हरियाणा के करनाल जिले के हरसिंहपुरा गांव में 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का सर्वर डाउन होने के चलते बड़ी संख्या में हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे हवाई अड्डों पर यात्रियों की कतारें लग गईं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री सरकारी संस्थानों के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भारतीय सेना के जवानों ने देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के सांबा में 10 दिन के सेना भर्ती अभियान में 44,000 युवाओं ने पंजीकरण करवाया और उनमें जोरदार उत्साह देखने को मिला। मुंबई में एक चैरिटी फुटबॉल मैच में अभिनेता रणबीर कपूर और अर्जुन कपूर समेत कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के अजमेर में अभिनेता अजय देवगन ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर ग्रेनेड हमला किया। श्रीनगर का दिल कहे जाने वाले लाल चौक इलाके के पास दोपहर हुए इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए गए। लेकिन इससे पहले आतंकियों ने भीड़-भाड़ वाले लाल चौक इलाके के पास बाजार में ग्रेनेड से हमला किया। बताया गया कि दोपहर करीब 1:20 पर हरि सिंह हाई स्ट्रीट बाजार इलाके में आतंकियों ने एक ग्रेनेड फेंका, जिससे वहां दहशत मच गई। हमला होते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय नागरिक जान बचाने के लिए इधर उधर दुकानों में छिप गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को खाली करा लिया और आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया गया। शहर के लाल चौक एरिया में पिछले दिनों से दूसरी बार ग्रेनेड हमला हुआ। आप देख सकते हैं कि ये वो स्पॉट है मेरी बिल्कुल दाएं तरफ, जहां आपसे कुछ देर पहले जो है ग्रेनेड से हमला किया गया। इसमें तकरीबन 5-6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जहां पे ये आप देख सकते हैं कि ये दोला इस वक्त ये स्पॉट जो है इसको साफ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी खून जो है अभी बिखरा हुआ है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस के टॉप ब्रांच जो है वो मौके पे पहुंच चुके हैं ताकि वो मामले की देखें कि क्या मामला हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी बार हुआ है जब इस तरह का हमला जो है वो लाल चौक एरिया में हुआ। हालांकि धमाके की चपेट में आकर वहां मौजूद कई लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक शख्स की मौत भी हुई है। एक धमाका हुआ तो जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए और एक बिहारी मुसलमान भाई हमारा वो शहीद हुआ, ऑन स्पॉट पे शहीद हुआ। इस बीच घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 15 घायलों में से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। बीते 15 दिनों में आतंकियों की तरफ से किया गया ये दूसरा ग्रेनेड हमला है।
इससे पहले 27 अक्टूबर को श्रीनगर के करण नगर इलाके में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ के 6 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने भीड़ भाड़ वाले बाजार में मौजूद सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए हमला किया। पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थल डेरा बाबा नानक साहिब जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। इसी हफ्ते इसका उद्घाटन भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहां आतंकी साया मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी जिले में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के शकरगढ़ और नरोवाल में है। यहां पर पुरुष और महिलाएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये खुलासा हाल ही में पंजाब में सीमा प्रबंधन के संबंधित मुद्दों पर चर्चा के दौरान हुआ। इस दौरान देश की सभी शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त बैठक हुई थी। एजेंसियों ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती करतारपुर कॉरिडोर का खुलना है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ अराजक तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। विशेष रूप से उनके तीर्थयात्रियों के संपर्क में आने की संभावना है। भारत के सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के लगभग 1 सप्ताह पहले ही ये खुफिया अलर्ट मिला है। 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है। और अभी फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे महिला तहसीलदार को कहां और किस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बीजेपी सांसद हंसराज हंस के रोहिणी स्थित दफ्तर पर फायरिंग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फायरिंग एक कार सवार शख्स ने की है, लेकिन रात की बात ये रही है कि गोली किसी को नहीं लगी है। बीजेपी सांसद के कार्यालय पर फायरिंग हुई और इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस भी फौरन हरकत में आ गई है और इस वारदात के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि हंसराज हंस, जो कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद है, ये जो लाल घेरे के अंदर जो शख्स देख रहे हैं, यही वो शख्स है जिसने फायरिंग की है। आप देख सकते हैं कि कुर्ता पायजामा इसने पहना हुआ है, केसरिया रंग का कुर्ता इसने पहना है और बड़े इत्मीनान से, बड़ी तसल्ली से, किसी जल्दबाजी में वो नहीं दिख रहा है और इसने फायरिंग की है। देखिए, ये बीजेपी के सांसद का दफ्तर है और आप देखिए कि फायरिंग करने के बाद भी बहुत तसल्ली से ये शख्स वहां से निकला है। इस घटना के बाद डीसीपी का यह कहना है कि फायरिंग करने वाला जो शख्स है, सफेद पायजामा और केसरिया कुर्ता पहने हुआ था। फायरिंग करने के बाद उसने कहा कि सांसद ने मिलने का समय दिया था, लेकिन मिले नहीं। नरेश बिस्वानी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, तस्वीरों में वो शख्स तो दिख रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों, क्या वजह सामने आ रही इस वारदात के पीछे? क्योंकि फिलहाल तो सूत्रों के हवाले से रोज यही खबर सामने आ रही कि ये शख्स काफी दिनों से हंसराज हंस से मिलना चाह रहा था, लेकिन समय नहीं दे रहे थे इसको और इसी के चलते इसने ऐसा किया। हालांकि हमारे सूत्र इस बात को बताते हैं कि ये शख्स आपराधिक छवि का व्यक्ति रहा है और इस तरीके की हरकतें पहले भी कर चुका है। लिहाजा अब पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और इस शख्स की धरपकड़ के लिए कमेटी में बना दी है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी इस शख्स की होगी। ठीक है नरेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हैदराबाद के अब्दुल्लापुर मेट में एक महिला तहसीलदार को उनके ऑफिस में अज्ञात बदमाशों ने जिंदा जला दिया, जिससे महिला तहसीलदार की मौके पर ही मौत हो गई। और दिल दहला देने वाली ये वारदात उस वक्त हुई जब विजया रेड्डी नाम की महिला तहसीलदार लंच के वक्त अपने ऑफिस में अकेले बैठी थी। तभी ऑफिस में दिन दहाड़े घुसे बेखौफ अज्ञात बदमाश ने उन पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। इसके बाद महिला तहसीलदार पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। महिला तहसीलदार को जलता देख मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। इस दौरान महिला अधिकारी के ड्राइवर समेत 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि इस वारदात में महिला अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से भाग निकलने में कामयाब रहा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने इस वारदात के पीछे किसी जमीन विवाद की आशंका जताई है। वहीं कर्मचारी यूनियन ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली के 30 हजारी कांड के खिलाफ पूरे देश में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। देश भर में अलग अलग जगहों पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह प्रदर्शन हिंसक हो गया तो कई शहरों में वकीलों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल लगाना पड़ा। लेकिन कानपुर में वकीलों की गुंडाई कुछ ज्यादा ही दिखाई दी। देखिए कैसे नाराज वकीलों ने कानपुर में एसएसपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। इसका घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान वकीलों ने सड़क पर जाम लगाकर बाइक से जा रहे एक पुलिस वाले को रोक लिया और फिर बहस करते हुए उसकी बाइक की चाबी निकाल ली, साथ ही हाथापाई भी करने लगे। इस बीच कुछ महिला पुलिसकर्मी दौड़कर वहां पहुंची और उन्होंने वकीलों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वकील उनसे भी बहस करने लगे। लेकिन महिला सिपाही डटी रही और उन्होंने भी वकीलों से मोर्चा ले लिया।
देखिए कैसे हाथापाई में वकीलों ने पुलिस के स्टार नोच दिए जो सड़क पर पड़े दिखे। हालांकि वकीलों के विरोध के चलते मजबूरन पुलिसकर्मी को अपनी बाइक पीछे हटानी पड़ी और दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। इसके बाद वकीलों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव कर दिया और एसएसपी ऑफिस के गेट पर खड़े होकर पुलिस वालों को गंदी गंदी गालियां देने लगे। गेट बाहर से लॉक कर दिया गया। इस बीच पुलिस भी सतर्क दिखी और मामला बढ़ता देख कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई, लेकिन वकीलों ने गुंडागर्दी जारी रखी और पुलिस के कई वाहनों पर पथराव कर उन्हें तोड़ दिया। वकील इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अधिवक्ताओं के साथ पूरे प्रदेश पूरे देश में जो भी अपराध हो रहे हैं, अधिवक्ताओं को पुलिस एकदम से अपराधी समझ रही है। अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जो हमारी संस्था के शान है, उनके साथ हाथापाई की गई, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। इसके विरोध में हम लोग आज हड़ताल पे हैं। वकीलों की नाराजगी अपनी जगह है, मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन करने का हक सभी को है, लेकिन क्या इस तरह मारपीट और तोड़फोड़ वकीलों को शोभा देती है? कानपुर ही नहीं, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसा के मामले में पूरे देश में निचली अदालतों में हड़ताल रही। इस दौरान दिल्ली में वकीलों ने पुलिस, पब्लिक और मीडिया हर किसी के साथ बदसलूकी और मारपीट की। देखिए कैसे ड्यूटी पर तैनात वर्दी पहने और पेट्रोलिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी को साकेत कोर्ट के बाहर न्याय के रखवालों ने बुरी तरह से पीट दिया। वकीलों ने पहले पुलिसकर्मी को घेरा, इसके बाद सफेद शर्ट पहने एक वकील ने पुलिसकर्मी के सिर पर जोर से हाथ मारा। हालांकि जैसे ही पुलिस वाले ने वहां से हटना चाहा तो वकील ने फिर से उसकी पीठ पर जोरदार तरीके से कोहनी मारी और इसके बाद एक और बार कोहनी से हमला किया। हालांकि इसके बाद भी पुलिस वाला वहां से जाने की कोशिश करता दिखा, जिस पर वकील ने पुलिस वाले के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद भी वकील का जी नहीं भरा और उसने पुलिस वाले के गाल पर एक और चांटा मारा। इस पर भी पुलिस वाले ने धैर्य बनाए रखा, बाइक घुमाई और वहां से जाने लगा, लेकिन उसके सामने कार आ गई जिससे उसकी बाइक रुक गई। तो पीछे खड़े वकील ने हेलमेट उठाया और पुलिस वाले पर फेंककर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हेलमेट पुलिस वाले की बाइक पर लगा। हालांकि पिटने के बाद पुलिसकर्मी भागने में कामयाब रहा। वकीलों की गुंडागर्दी की इन तस्वीरों से लगता है कि क्या कोर्ट में बड़ी बड़ी दलीलें देने वाले वकील खुद कानून भूल गए हैं। ये वकील कम और गुंडे ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी हरकतों और गुंडों की हरकतों में ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। इसके अलावा 30 हजारी कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन भी किया और आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। 30 हजारी कोर्ट में हुए पुलिस और वकीलों के बीच टकराव के विरोध में फिर एक बार जो तमाम 30 हजारी कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और ये तमाम वकील विरोध जता रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ था 30 हजारी कोर्ट में। सर अपना नाम बताएंगे सर? धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। सर ये बताएं कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? अच्छा देखिए, दिल्ली पुलिस पूरे कमांड एंड कंट्रोल में एलजी के है और कल ये वाकया कई घंटों तक चलते हैं और ये वाकया इतना बड़ा वाकया कमिश्नर के सीधे नजर में है। 30 हजारी में इतनी चीजें हो रही थी, कमिश्नर पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को संभालने में फेलियर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव है। एक कि कमिश्नर और पुलिस को हटा दिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकील प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए। हालांकि उनकी मुख्य मांग 30 हजारी कोर्ट में हुई झड़प के दौरान घायल हर एक वकील को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की रही। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ इन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। वकील हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। ये जलियांवाला कांड स्वतंत्र भारत का जलियांवाला कांड से कम नहीं था। अधिवक्ताओं के ऊपर खुलेआम गोली और पॉइंट ब्लैंक पिस्टल रखकर गोली मारी गई है, छाती में गोली मारी गई है। अभी तक मैं अपने सभी मीडिया के भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक वकीलों का सही पक्ष नहीं दिखाया गया। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप बिल्कुल निरपेक्ष होके और बेधड़क होके आप अपनी रिपोर्टिंग करें। भारी प्रदूषण के बीच हरियाणा के किसानों ने पराली नहीं जलाने की कस्में खाई हैं। हरियाणा के जींद में एक खेत में खड़े होकर कई किसानों ने पराली नहीं जलाने की शपथ ली। हम कसम खाते हैं अब की बार पराली नहीं जलाएंगे। हम कसम खाते हैं अब की बार पराली नहीं जलाएंगे। हम कसम खाते हैं अब की बार पराली नहीं जलाएंगे। भारत सरकार के मुक्त व्यापार समझौते के फैसले के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई।
पीएम मोदी बैंकॉक में सतत विकास के मुद्दे पर आसियान देशों के नेताओं के साथ आयोजित एक खास लंच में शामिल हुए। देश की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी भारी स्मॉग के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। हरियाणा के फतेहाबाद के एक शख्स ने अपनी बेटी के प्रेम विवाह से परेशान होकर पत्नी और बेटे के साथ भाखड़ा नहर में अपनी कार गिराकर खुदकुशी कर ली। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में सांस की बीमारी से पीड़ित एक शख्स की मौत के बाद परिजनों ने इसके लिए दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान में बने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के भीतर का एक वीडियो सामने आया है, जिसका उद्घाटन 9 नवंबर को किया जाना है। पत्रकारों और नेताओं की जासूसी के आरोपों के बाद मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के डिजिटल पेमेंट फीचर पर रोक लगने की संभावना बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का शुभारंभ हो गया, जो 12 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विदेशी सैलानी भी शामिल होंगे। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने मैच फिक्सिंग पर खुलासा करते हुए कहा कि एक बार एक बुकी ने उनसे मैच फिक्स करने का ऑफर दिया था, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी थी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 136 अंक की बढ़त के बाद 40,301 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 अंक की बढ़त के बाद 11,941 के स्तर पर बंद हुआ। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का गणित दिल्ली में सुलझाया जा रहा है। सीएम की कुर्सी को लेकर शिवसेना पीछे हटने को तैयार नहीं। इसीलिए जहां बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस और एनसीपी भी रणनीति तय करने में जुटे हैं। इस बीच सीएम फडणवीस दिल्ली पहुंचे और अमित शाह समेत पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार की गुत्थी अभी सुलझी नहीं, लेकिन फडणवीस ने जल्द ही सरकार बनाने का दावा कर दिया। सत्ता के समीकरण में कौन क्या कह रहा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी करने वाली नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को नई सरकार की जल्द से जल्द आवश्यकता है और जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी। हम पूरी तरीके से आश्वस्त है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में न तो मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को देना चाहती है और न गृह मंत्री का। हालांकि ये साफ नहीं है कि शिवसेना को मनाया कैसे जाएगा, लेकिन बीजेपी भी अपने दावे पर डटी है। देवेंद्र जी को अकेला कहने वाले ध्यान से सुने। गली से लेकर दिल्ली तक, गली से लेकर दिल्ली तक, जनता से लेकर कार्यकर्ता तक, पक्ष से लेकर विपक्ष तक एक ही नाम का जनादेश है, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी और देवेंद्र जी। चर्चा है कि 5 या 6 नवंबर को महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी शिवसेना को रजामंद कैसे करेगी, क्योंकि शिवसेना लगातार बीजेपी के बगैर चलने का संकेत दे रही है। राज्यपाल से मुलाकात को भी इसी नजरिए से देखा गया। देखो, बातचीत तो होती है ना, बातचीत तो होती है। अभी अभी उद्धव जी से बात मेरी हो गई, जो बातें कहनी है जरूर कहूंगा। लेकिन शिवसेना भी अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं। यानी कि सरकार का समीकरण क्या होगा, ये अभी तय नहीं है। वहीं मौजूदा हालात पर कांग्रेस और एनसीपी की भी नजर है। इसीलिए दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। शिवसेना सरकार बनाने के लिए लगातार एनसीपी के साथ जाने का संकेत दे रही है, लेकिन एनसीपी अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। अगर राष्ट्रपति शासन लगने वाला होगा, पटल पे बहुमत नहीं सिद्ध करता है, तो हमें लगता है कोई पर्याय पे विचार हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने की राह इतनी आसान नहीं है। शिवसेना पहले ही 175 विधायकों के समर्थन का दावा कर चुकी है। वहीं चर्चा है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी की नजर भी एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों पर है। अगर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के साथ 105 की संख्या है। 25 से 30 विधायक भी उनके अपने नहीं है। पार्टियां छोड़ के लोग वहां गए थे। बहुत सारे लोग पाला बदलना चाहते हैं। तोड़फोड़ का खेल शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाएगी। शिवसेना के कड़े रुख की वजह से बीजेपी बैकफुट पर है। ऐसे में शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद नए समीकरण की चर्चा और तेज हो गई है। सरकार वहां पर बीजेपी और शिवसेना को जनता ने जनादेश दिया है। अब कुछ लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति में है, तो हम क्या कर सकते हैं। नई सरकार पर मंथन दिल्ली में भी हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में तनातनी तेज हो गई है और बीजेपी शिवसेना के नेताओं में जबानी जंग भी तल्ख हो गई। अभी तक शिवसेना के अखबार सामना में बीजेपी के खिलाफ हमला बोला जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी समर्थक अखबार तरुण भारत ने मोर्चा संभाल लिया।
और अखबार में न सिर्फ शिवसेना बल्कि सामना के संपादक संजय राउत को निशाने पर लिया गया। अखबार में लिखा गया कि पुराणों में हमने विक्रम और बेताल की कई कहानियां सुनी हैं। आज महाराष्ट्र उद्धव और बेताल की कहानी देख सुन रहा है। अखबार में संजय राउत का नाम लिए बिना तंज कसते हुए लिखा गया कि आप उन लोगों से कैसे उम्मीद करते हैं जिनके पास रोजाना लेख और ट्वीट लिखने, 9 बजे चैनलों को इंटरव्यू देने, साक्षात्कार करने और फिर पूरे दिन इंटरव्यू देते रहने। ये विदूषक रोज सुबह उठता है, हिंदी शेर व शायरी ट्वीट करता है, खबरों को प्लान करता है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य चलाने के बीच के फर्क को समझने की इनकी क्षमता नहीं है। जवाब में संजय राउत ने भी पलटवार किया, लेकिन बीजेपी की ओर से हमले जारी रहे। पूर्व मंत्री जय कुमार रावल ने तो शिवसेना के रवैये पर नाराजगी जताते हुए राज्य में फिर से चुनाव कराने की मांग कर दी। सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिवसेना में तनातनी जारी है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे हालात में भी मिलकर सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। फौरन वापस लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।